सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमारा पाठ चल रहा था अजंता की चित्रकला। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम इस पाठ के लघुत्तरीय प्रश्न भी कर चुके हैं। ठीक है, और इसके जो मौखिक प्रश्न है, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है, ये सभी हम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक बार हम इस शॉर्ट एक रिकैप ले लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अजंता की चित्रकला का वर्णन करते हुए पत्थरों में जीवन भर दिया है। वे बोलते हुए वो ऐसे लगते हैं सजीव, मतलब जैसे बोलने वाले हों। ठीक है, तो सजीव चित्रण किया है, ऐसा लगता है वो सभी मूर्तियां अभी बोलने लगेंगी। ठीक है, और अभी हमारे साथ वार्तालाप करेंगी। तो बोलते प्रतीत होते हैं। लेखक ने अजंता की गुफाओं में चित्रित कलाकृतियों के माध्यम से प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से पाठकों को परिचित कराया है। पत्थरों पर अंकित चित्रकारी अपनी सजीवता, है ना, सजीवता के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। इन्हें देखने वाले चकित रह जाते हैं क्योंकि चित्रकारों ने इन पत्थरों में जीवन का रंग भर दिया है। ठीक है, इतनी बात। अब बच्चों एक बार इसके बाद आता है हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर। तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, बताइए। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो अजंता के कला मंडप किस गांव के निकट स्थित हैं? तो अजंता के कला मंडप फरदापुर गांव के निकट स्थित हैं। ठीक है, हाँ, आंसर तो आ ही रहा है सभी बच्चों का, समझ में आ गया ना, क्योंकि 2 दिन हम क्लास में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे, अजंता जाते समय किस नदी को पार करना पड़ता है? तो बधोरा नदी को पार करना पड़ता है। आगे, इन गुफाओं में किस युग में कलाकृतियां उकेरी गई थी? तो बच्चों कौन सा युग था? गुप्तकालीन, बिल्कुल सही। किन किन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला आज भी पूरी तरह सुरक्षित है? तो कौन कौन सी गुफाएं थी? पहली, दूसरी, 16वीं और 17वीं, ये 4 गुफाएं हैं जिनमें आज भी पूरी तरह से वो सुरक्षित हैं। आगे बच्चों, अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, अनुच्छेद हम कल भी पढ़ चुके थे, आज हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, सीधा प्रश्न उत्तर पूछेंगे। तो छद्मंत जातक का प्रयोग किसके लिए किया गया है? हाँ, तो बच्चों, छद्मंत जातक का प्रयोग हमने किसके लिए किया गया है? महात्मा बुद्ध के लिए, या बोधिसत्व भी सही उत्तर रहेगा, बोधिसत्व के लिए किया गया है। आगे, बोधिसत्व ने किस रूप में जन्म लिया था? इस जन्म में बोधिसत्व किस रूप में जन्मे? हाँ, 6 दांत वाले श्वेत वर्ण गजराज के रूप में जन्म लिया था। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है बच्चों, आत्महत्या करने वाली हथनी ने कहाँ जन्म लिया था? हाँ, किसी राजा के घर में जन्म लिया था। ठीक है, आगे, गजराज स्वयं व्याधों के सामने आकर क्यों खड़े हो गए थे? भाई वो मतलब उन्हें यह पता चल गया था कि मेरी जो पिछले जन्म में पत्नी थी, है ना, मतलब देखो जो राजकुमारी हुई थी उसका तो पिछला ही जन्म था, गजराज का यही जन्म था। ठीक है, गजराज उसी समय में जी रहे थे और जो हथनी थी उनकी पत्नी, उसका वो दूसरा जन्म हो गया था क्योंकि उसने अपनी सौतन से ईर्ष्या करके आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से उसने फिर राजा के घर में जन्म लिया। तो उसी वजह से यही सब वो गजराज जानते थे और उसी वजह से वो आ गए कि इसने दूसरे जन्म में भी इसकी डाह कम नहीं हुई है। ठीक है, हाँ, तो अगला प्रश्न है, तो जब आत्महत्या करने वाली हथनी ने राजा के घर जन्म लिया और व्याधों को गजराज का सिर ले आने को भेजा, यह जानकर गजराज स्वयं ही व्याधों के सामने आकर खड़े हो गए। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, गजराज ने किसे क्षमा का उपदेश दिया? तो बच्चों, जो राजकुमारी थी, राजा की बेटी को गजराज ने क्षमा का उपदेश दिया। ठीक है, आगे प्रश्नोत्तर देखते हैं। अजंता की गुफाओं में
कला की उत्कृष्टता और पवित्र भावों को की अभिव्यक्ति किन रूपों में हुई है? तो किन रूपों में हुई है बताइए? हाँ, अजंता की गुफाओं में कला की उत्कृष्टता और पवित्र भावों की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है, जैसे मार विजय का चित्र, नागराज काशीराज को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर जाते हुए आदि। ठीक है बच्चों, आपने रफ नोट्स तो बना ही रखे होंगे, है ना? एक बार उन्हें आप लेकर के बैठिएगा और उनके साथ मेरे साथ साथ उन्हें भी रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे क्या होगा, आप जब चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से समझ में भी आएंगी और आपको याद भी हो जाएंगी, कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न था, बदौरा नदी की क्या विशेषता है? तो बच्चों इसकी विशेषता तो सबको रटी गई होगी, उसमें सर्पाकार घुमाव बहुत है। जब तक आप गुफाओं के एकदम निकट ना पहुंच जाएं तब तक इन गुफाओं का आभास भी नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तो जलगांव, औरंगाबाद या पहूर रेलवे स्टेशन में से किसी एक स्टेशन पर पहुंचकर फरदापुर गांव तक जाते हैं, फिर 6 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में बदौरा नदी को पार कर अजंता की गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, आगे, घाटी में चारों ओर किसका वन दिखाई देता है? तो बच्चों किसका वन दिखाई देता है घाटी में चारों ओर? हरसिंगार का वन दिखाई देता है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे, अजंता की पहली गुफा में सूर्य की किरणें कब प्रवेश करती हैं? तो कब प्रवेश करती हैं अजंता की पहली गुफा में? संध्या के समय सूर्य की अंतिम किरणें, संध्या के समय सूर्य की अंतिम किरणें ही प्रवेश करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे? आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों सभी लोग अपने रफ नोटबुक्स तैयार रखें। हाँ, क्योंकि फिर पीडीएफ भेजूंगी मैं, पीडीएफ सेंड करूंगी, तब आप कीजिएगा वर्क फेयर में। बाकी का आप यहाँ से भी कर सकते हैं फेयर में, ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ, आप चाहें अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप खुद से भी लिख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर। चलिए, पहला प्रश्न, लेखक ने अजंता की गुफाओं का चुनाव करने वालों को शत शत प्रणाम क्यों कहा है? हाँ, तो बच्चों लेखक ने अजंता की गुफाओं का चुनाव करने वालों को शत शत प्रणाम इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपनी कला की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे स्थान को चुना जो अत्यंत रमणीक तथा कला की दृष्टि से अनुपम है। अनुपम का मतलब ही क्या होता है? अनोखा, यूनिक, है ना? तो बच्चों क्यों चुना था? क्योंकि वह स्थान, वहां का वातावरण इतना शांत, इतना मतलब प्राकृतिक रूप से पूरी तरह से भरपूर था वो, है ना? तो लेखक ने अजंता की गुफाओं का चुनाव करने वालों को शत शत प्रणाम इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपनी कला की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे स्थान को चुना जो अत्यंत रमणीक तथा कला की दृष्टि से अनुपम है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, हाँ, तो पहली गुफा के दलान की दीवार पर किसका चित्र अंकित है और अंकित चित्र का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्या है प्रश्न? पहली गुफा के दलान में, दालान जानते ना आप, बरामदा, हाँ, तो पहली गुफा के दालान की दीवार पर किसका चित्र अंकित है? अंकित चित्र का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों पहली गुफा में किसका चित्र है? पहली गुफा के दालान में मार विजय का चित्र अंकित है। किसका चित्र अंकित है? मार विजय का चित्र अंकित है। मार की सेना भगवान बुद्ध को घेरे हुए है। इसकी सेना में कौन कौन थे? हाँ, प्रलोभन और कामदेव, अनेक तरह की कामनियां, राक्षस, ये सभी मार की सेना में थे। तो
पहली गुफा में मार विजय का चित्र अंकित है। मार की सेना भगवान बुद्ध को घेरे हुए है। इस सेना में भगवान को डराने, क्रुद्ध करने, क्षुब्ध तथा लुब्ध करने के लिए भयंकर मूर्तियों से लेकर अनेक कामनियां भी बनी हैं, जो अपने अपने तरीकों से भगवान को विचलित करने में प्रवृत्त हैं, किंतु वे सर्वथा आत्मानुरत हैं। मतलब वो अपनी आत्मा में मग्न, मतलब शांति में लीन रहते हैं, अपने तप में लीन रहते हैं, है ना। वो किसी के भी प्रलोभन में नहीं आते, किसी से नहीं डरते, ना किसी के ऊपर अनुरक्त होते हैं, वो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहली गुफा के दलान में मार विजय का चित्र अंकित है। मार की सेना भगवान बुद्ध को घेरे हुए है। इस सेना में भगवान को डराने, क्रुद्ध करने, क्षुब्ध तथा लुब्ध करने के लिए भयंकर मूर्तियों से लेकर अनेक कामनियां भी बनी हैं, जो अपने तरीकों से भगवान को विचलित करने में प्रवृत्त हैं, किंतु वे सर्वथा आत्मानुरत हैं। ठीक है, इतनी बात। बच्चों तीसरा प्रश्न आपका कट है, तो इसको पेंसिल से कट का निशान लगा लीजिए। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा का कौन सा चित्र 17वीं गुफा में चित्रित है ना। तो समर्पण का मतलब ही क्या होता है, त्याग देना। तो आत्मा से इन्होंने किस चीज को त्यागा है और किसने किसको त्यागा है, भाई देखते हैं। तो आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा का जो चित्र 17वीं गुफा में चित्रित है, कौन सी गुफा में है, 17वीं गुफा में चित्रित है। उसमें एक माता अपने पुत्र को साग्रह उपस्थित कर रही है। साग्रह मतलब उसको वो किसी के सामने प्रकट कर रही है, उपस्थित कर रही है। तो आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा का जो चित्र 17वीं गुफा में चित्रित है, उसमें एक माता अपने पुत्र को साग्रह उपस्थित कर रही है, जिसके हाथों में भिक्षा का पात्र है। जिसके हाथों में क्या है, भिक्षा पात्र है। जब बुद्धत्व प्राप्त करके, मतलब साग्रह किसी के विग्रह के सामने, किसी की मूर्ति के सामने प्रकट कर रही है, और उस मूर्ति के हाथ में क्या है, भिक्षा पात्र है। जब बुद्धत्व प्राप्त करके भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने पुनः कपिलवस्तु आए। पुनः कपिलवस्तु मतलब कपिलवस्तु उनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, उनका राज्य, उनका नगर हुआ करता था कपिलवस्तु, लेकिन अब वो वहां पर राजा या राजकुमार बनके नहीं आए थे, वो एक भिक्षुक बनके आए थे कपिलवस्तु में। तो जिसके हाथों में भिक्षा पात्र है, जब बुद्धत्व प्राप्त करके भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने पुनः कपिलवस्तु गए, तब यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को भिक्षा में दे दिया। यही आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा है, जिसका चित्र अपना कोई जोड़ नहीं रखता। ठीक है, एक बार बच्चों फटाफट से फिर से सुनेंगे इस प्रश्न। तो आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा का जो चित्र 17वीं गुफा में चित्रित है, उसमें एक माता अपने पुत्र को साग्रह उपस्थित कर रही है, जिसके हाथों में भिक्षा पात्र है। जब बुद्धत्व प्राप्त करके भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने पुनः कपिलवस्तु गए, तब यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को भिक्षा में दे दिया। यही आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा है, जिसका चित्र अपना कोई जोड़ नहीं रखता। ठीक है बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। हाँ, अंतिम प्रश्न क्या है हमारा, अजंता की गुफा के चित्रों के सम्मुख लोग नतमस्तक क्यों हो जाते हैं। नतमस्तक मतलब अपना सिर क्यों झुका देते हैं उनके सामने। हाँ, अब इतनी बार हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप लोग आंसर कीजिएगा इसका, बताओ क्यों नतमस्तक हो जाते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि भाई इतने अच्छी कलाकृतियाँ दिखा करके भी, इतने अच्छी चित्रकला, हस्तशिल्प, मतलब ये सब दिखा करके भी उन्होंने अपना नाम लिखना तक भी जरूरी नहीं समझा।
तो इसलिए हमें उनके सामने नतमस्तक होना चाहिए कि उन्होंने उस समय की कलाकृतियां हमें सिखाया है। बच्चों, उन्होंने क्या सिखाया है? जनता की गुफाओं के चित्रों के सम्मुख लोग इसलिए नतमस्तक हो जाते हैं क्योंकि उन कलाकारों ने अपना जीवन मानव हृदय के उदात्त भावों का सजीव चित्रण करने में लगाया, परंतु अपना नाम तक वहां नहीं छोड़ा। ऐसे सच्चे और निस्वार्थ कलाकारों के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं। क्या है बच्चों? अजंता की गुफाओं के चित्रों के सम्मुख, अजंता की गुफाओं के चित्रों के सम्मुख लोग इसलिए नतमस्तक हो जाते हैं क्योंकि उन कलाकारों ने अपना जीवन मानव हृदय के उदात्त भावों का सजीव चित्रण करने में लगाया, परंतु अपना नाम तक नहीं छोड़ा। ऐसे सच्चे और निस्वार्थ कलाकारों के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो बच्चों, अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। हाँ बच्चों, जो हमने तीसरा प्रश्न छोड़ा है ना, ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है, जो आपको रफ नोटबुक में खुद से करना है। तीसरा प्रश्न है हमारा, नागराज के रूप में बोधिसत्व के जन्म की चित्रित कथा का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आप खुद से पाठ पढ़ेंगे, उसको रफ नोटबुक में करेंगे, और जब भी हमारा स्कूल खुलेगा, हाँ, सभी लोग मुझे दिखाएंगे होमवर्क। ठीक है, तो बच्चों एक बार आखिरी वाला प्रश्न और देख लीजिएगा। क्या है? अजंता की गुफा के चित्रों के सम्मुख लोग नतमस्तक क्यों हो जाते हैं? तो अजंता की गुफाओं के चित्रों के सम्मुख लोग इसलिए नतमस्तक हो जाते हैं क्योंकि उन कलाकारों ने अपना जीवन मानव हृदय के उदात्त भावों का सजीव चित्रण करने में लगाया, परंतु अपना नाम तक वहां नहीं छोड़ा। ऐसे सच्चे और निस्वार्थ कलाकारों के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, और बच्चों होमवर्क करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये आपको करना ही करना है रफ नोटबुक में। ठीक है, क्या है? प्रश्न नंबर 3 है, नागराज के रूप में बोधिसत्व के जन्म की चित्रित कथा का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम अगली क्लास में नए पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।